हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस अकेडमी सतना। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4 देखेंगे। पिछले 3 लेक्चर में हमने देखा है कि किस तरह आदि मानव ने पहले खाद्य संग्राहक के रूप में अपना जीविकोपार्जन किया, उसके बाद वो पशुपालक बना और देन वो एक अच्छा कृषक बना। ये तीनों चीज़ जब उसने प्राप्त कर ली तो उसने बड़े बड़े शहरों का निर्माण किया और एक बड़ी सभ्यता बसाई। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आरंभिक नगर, और यहाँ पे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो हमारे हीरो हैं वो 2 बच्चे हैं क्लास 6 के, जसपाल और हरप्रीत। इनकी एक कहानी यहाँ पे दी हुई है कि अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे और वहीं पे पास में एक खंडहर जैसा एक घर था। कुछ लोग आते हैं और उस खंडहर घर की तारीफ़ करते हैं कि इसकी वास्तुकला देखिए कितनी बढ़िया है। कुछ का कहना है कि इसको हम मंत्री जी को पत्र लिखते हैं और इस खंडहर को हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपते हैं। तो ये बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई कि किस तरह ये पुराना खंडहर जैसा घर के लोग तारीफ़ कर रहे हैं और क्या खास है इसमें। तो ये तो है इस चैप्टर की थीम कि कैसे पुराने भवनों का संरक्षण किया जाए और कैसे उन भवनों से हम अपने इतिहास के बारे में बहुत सी बहुमूल्य बातें जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो इसकी जो पहली हेडिंग है वो है हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा दोस्तों एक शहर है और ये था रावी नदी के किनारे, आज वर्तमान में पाकिस्तान में है। और लगभग 150 साल पहले, मतलब टू बी प्रिसाइसली 1923 में राखल दास बनर्जी की टीम ने हड़प्पा शहर की खुदाई की और उन्होंने इस शहर में उनको बहुत सारे पुरातात्विक वस्तुएं मिली। और इस खुदाई के बाद ये पता चला कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सभ्यता है, और ये जो सभ्यता है ये सिंधु नदी के किनारे काफ़ी शहर इसके प्राप्त हुए, इसलिए सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और कहीं कहीं इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी आता है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम आता है क्योंकि सबसे पहला जो नगर की खोज हुई वो थी हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया है। सिर्फ यही एक रीज़न है कि क्यों इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ऐसा नहीं कि हड़प्पा जो शहर मिला है ये सबसे बड़ा शहर है, लेकिन जवाब ये है कि ये शहर सबसे पहली बार खोजा गया था, ये नगर पहली बार खोजा गया था, इसलिए सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो अब इस शहर की खोज की भी एक बड़ी रोचक कहानी है। हुआ यह था कि जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत की 1853 में, उसके बाद इन्होंने कई कई इलाकों में रेलवे लाइन डालने का काम शुरू किया। तो जब ये कराची और लाहौर के बीच में रेलवे लाइन डाली जा रही थी तो उस टाइम वहाँ के जो मज़दूर लोग थे उनको खुदाई में काफ़ी अच्छी और पकी हुई ईंटें मिली और ये काफ़ी मात्रा में थी। तो उन्होंने इसका प्रयोग वहाँ की रेलवे लाइन के नीचे स्लैब करने में डाल दिया। और बाद में जब ये बात उठी कि आप लोगों को इतना कम जो मटेरियल क्यों लगा, आपने इतनी लंबी लाइन डाली, तो उन्होंने कहा कि हमें ज़मीन के नीचे से थोड़ी खुदाई करने में काफ़ी अच्छी ईंटें मिल रही थी, इसका उपयोग हम लोगों ने कर लिया। तो बाद में फिर 1923 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में हड़प्पा नगर की खोज की जाती है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर का चित्र है। इसमें ये जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़ा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और काफ़ी और भी शहर है, समय के साथ हम उसके बारे में पढ़ते रहेंगे। अब चलते हैं इन नगरों की विशेषता में कि ये जो नगर मिले हैं इनमें क्या विशेषताएं थी। तो इन नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। तो जितने भी हमें यहाँ पे इस सिंधु घाटी सभ्यता में शहर मिले हैं, अमूमन हर एक शहर या नगर 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बटा हुआ था, लेकिन अधिकतर शहर 2 हिस्सों में बटे हुए थे। जो पश्चिमी हिस्सा था, वेस्टर्न हिस्सा था, वो ऊंचाई में बसा था और वो छोटा था, और जो पूर्वी हिस्सा था वो थोड़ा निचले स्थान में बसा हुआ था और वो काफ़ी बड़े एरिया उसने कैप्चर किया हुआ था। तो ये जो ऊंचाई वाला हिस्सा है और जहाँ पे जिसका एरिया कम है, तो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद हैं, उन्होंने इसको नगर दुर्ग कहा है। और उनका ये मानना है कि ऊंचाई में जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे नगर सेठ या राजा या पूरा जो पुरोहित
व्यापारी के उच्च वर्ग वाले लोग रहते थे, और जो पूर्वी हिस्सा है जहाँ पे काफ़ी बड़ी आबादी रहती थी, वो जो छोटे कामकाज वाले लोग थे उनकी बसाहट थी। तो जो ऊंचाई वाला हिस्सा है इसको जो आर्कोलॉजिस्ट है उन्होंने नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। खास बात यह है कि ये दोनों जो हिस्से हैं इनकी बाउंड्री थी, और जिनकी बाउंड्री पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था, और ये ईंटें इतनी अच्छी थी कि जैसा मैंने बताया कि हज़ारों साल बाद रेलवे लाइन डाली जा रही थी, और उस ईंटों का प्रयोग करके कराची से लाहौर के बीच की रेलवे लाइन डाल दी गई। यहाँ पे जो हमें घर मिले हैं उनमें उनकी दीवारों में इतनी अच्छी ईंटों का प्रयोग किया गया है कि जिससे वो अभी भी लगभग 2500 साल हो गए हैं, और जब इनकी खुदाई हुई तो भी उसी अवस्था में हमें मिली है। इससे पता चलता है कि उस टाइम के जो उन्होंने ईंट निर्माण की जो पद्धति थी वो काफ़ी बढ़िया थी। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो शहर की, जो कि सिंधु नदी किनारे मिला है। ये दोनों जो बड़ी साइट है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों पाकिस्तान में वर्तमान में। तो मोहनजोदड़ो में एक महान स्नानागार मिला है, और इस स्नानागार को, इस स्विमिंग पूल को या बाथिंग पूल को बनाने में भी ईंट और प्लास्टिक का उपयोग किया गया है, और पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टिक के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। ये सब पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में ये सब लाइन डाल के आपको कंफ्यूज कर सकता है किसकी परत चढ़ाई गई थी, महान स्नानागार कहाँ मिला है। जो महान स्नानागार के दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, और इसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। जैसा कि आज भी होता है कि हमारे देश में नदियों में स्नान करने की काफ़ी बड़ी परंपरा है, और हम भी किसी पुण्य काम करने से पहले स्नान करते हैं नदियों में। तो ये जो चित्र दिख रहा है ये महान स्नानागार का ग्रेट पाथ का है, ये मोहनजोदड़ो में मिला है। इधर देखिए, ये इधर भी सीढ़ी है और इधर नीचे उतरने में भी सीढ़ी है। दो तरफ से सीढ़ी है, चारों ओर कमरे हैं, और ये पूरा पक्की ईंटों से बना हुआ था। और यहाँ पे किसी विशेष अनुष्ठान या रिचुअल्स कर्मकांड के दौरान यहाँ पे सामूहिक स्नान किया जाता था। और ये जो कमरे बने हैं अगल बगल, ये पूजा पाठ कर्मकांड के लिए उपयोग किए जाते रहे होंगे, ऐसा पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया है। दो बड़े और शहर मिले हैं, कालीबंगा और लोथल। यहाँ पे अग्निकुंड मिले हैं, और जहाँ इनका उपयोग संभवतः यज्ञ के लिए किया जाता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो अब इतनी बड़ी सभ्यता इन्होंने बसाई है, इनके पास काफ़ी अच्छी तकनीक थी खेती करने की, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अनाज का उत्पादन करते थे, व्यापार काफ़ी करते थे। इनका व्यापार हम देखेंगे अभी मिस्र, इजिप्ट और सीरिया तक था। तो काफ़ी ग्रेट ग्रेनरी की अगर बात आती है बड़े भंडार गृह की, तो आपको ऑप्शंस में ध्यान रखना है कि ये मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल में ग्रेट ग्रेनरी मिली है। स्नानागार की अगर बात की जाएगी तो वो आपको मोहनजोदड़ो में मिला है। अग्निकुंड की बात की जाएगी तो वो कालीबंगा और लोथल नामक स्थान पे अग्निकुंड मिले हैं। और अग्निकुंड का मिलने का ये मतलब है कि ये कर्मकांड करते थे यहाँ के लोग, और यज्ञ आहुति भी करते थे, मतलब बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाता था। मतलब इनकी सभ्यता में पंडित या पुरोहितों का स्थान काफ़ी ऊंचा और महत्वपूर्ण था। अब इनके टाउन प्लानिंग या नगर को देखते हैं। तो इनके जो भवन बने हैं, इनके जो घर बने हैं, ये 1 या 2 मंजिल के थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे थे, और अधिकांश घरों में स्नानागार था, और घरों में कुएं भी होते थे। मतलब आज हम स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, और ये हमसे 3000 साल पहले इन्होंने हर घर में स्नानागार, शौचालय बना लिया था। इनके घर पक्की ईंटों के थे, 1 से 2 मंजिलों के थे। यहाँ पे जो नाले थे वो ढके हुए थे, और इन्हें बिल्कुल, यहाँ के जो नाले और नालियाँ हैं वो बिल्कुल एक सीध में थी, और एक दूसरे को 90 डिग्री कोण में काटती थी। नालियों में ढलान होती थी कि पानी आसानी से बह निकले। और ये जो घरों की नालियाँ हैं, ये सड़कों की नालियों से जुड़ी होती थी, और जो बाद में बड़े नालों में मिलती थी। नाले ढके होने के कारण जगह जगह पे मेन होल बनाए गए थे, पिट होल बनाए गए थे, जिनके जरिए उनकी
देखभाल की जा सके। ये जो सभ्यता है, ये नगरीय सभ्यता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका जो टाउन प्लानिंग था इतना बढ़िया था कि पहले इन्होंने डिज़ाइन किया रोड, नाले, नालियाँ, उसके बाद इन्होंने घर डिज़ाइन किया। इनकी जो रोड थी वो इतनी चौड़ी थी कि 2 बैलगाड़ियाँ एक साथ निकल सकती थी। रोड में भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। इनकी जो रोड थी वो 90 डिग्री के कोण में काटती थी, मतलब परपेंडिकुलर निकलती थी, सीधी रोड थी इनकी। यहाँ पे जो सड़क है उनमें रेगुलर पानी का छिड़काव किया जाता जिससे कि धूल ना उड़े। इनके घरों की जो खिड़कियाँ हैं वो पीछे की ओर खुलती थी। इनके जो घर के जो दरवाजे हैं वो पीछे की ओर थे, मतलब रोड से इन जो कम्युनिकेशन है वो इनका ढका होता था, जिससे जो रोड की धूल है और जो आवाज़ है वो उनके घरों तक नहीं पहुँचे। और ये सब हमें मालूम चला जब हमने इनकी खुदाई की, हमने इनके नगर देखे, तब हमें पता चला कि इतना बढ़िया इनका मैनेजमेंट था। ये एक तस्वीर है, ये हड़प्पा के नगर की ईंटों की तस्वीर है और इसमें देखिए कितनी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी ईंटों का प्रयोग किया गया और ये जिस भी इन्होंने प्लास्टर का प्रयोग किया कितना बढ़िया है कि आज तक भी ये चिपकी हुई है। अब इनके ये जो तस्वीर आप देखिए ये सड़क की तस्वीर है रोड की, और इसके अगल बगल नालियाँ हैं और नालियों की गहराई भी 2 फुट है और ये सब ढकी होती थी पक्की ईंटों से। और ये जो है ये पिट होल है, मेन होल है, मतलब नालियों की सफाई करने के लिए, जैसे आज भी हमारे यहाँ रोडों के बीच में होते हैं और शहरों में होते हैं पिट होल। तो यहाँ के नगरीय जीवन की अगर बात की जाए तो ये शहर काफ़ी बड़ा है। ऐसा नहीं कि इस सभ्यता में सिर्फ नगर थे, गांव भी थे, लेकिन गांव से जो खाद्य उगाया जाता था, जो अनाज ये लेते थे, उसकी खरीदी बिक्री के लिए नगर की ओर प्रस्थान करते थे। तो हड़प्पा के नगरों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी चहल पहल थी, काफ़ी ज़्यादा आबादी यहाँ रहती थी। यहाँ की इमारतों, यहाँ की भव्यता, यहाँ की सड़कों की साइज़, यहाँ की नालियाँ, यहाँ के स्नानागार को देख के लगता था कि यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी निवास करती थी। यहाँ पे कुछ संभ्रांत वर्ग, कुछ लोग ऐसे थे जो शासक वर्ग थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो राजा थे, लेकिन हाँ उनका प्रभुत्व था मार्केट में, लोगों के बीच में। और ये जो शासक वर्ग थे तो व्यापारी भी शासक बन सकता था यहाँ पे, और बनता भी था, क्योंकि ये जो सभ्यता थी ये बेसिकली व्यापार पे केंद्रित सभ्यता थी। इन लोग व्यापार बहुत करते थे, अनाज का, धातुओं का, बहुमूल्य पत्थरों का, उपयोगी चीज़ों को खरीदते बेचते थे। यहाँ के शासक वर्ग मन को सोना चांदी से बने हुए आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों का भी अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक होते थे जो कि मोहरों पे लिखते थे, और ये जो मुहर थी, मुहर को आज के आप सिक्के समझ सकते हैं, जिससे हम व्यापार करते हैं, बार्गेन सामान खरीदते बेचते हैं। यहाँ पे शिल्पकार होते थे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे नगरीय व्यवस्था बनी, तो शिल्पकार का यहाँ महत्वपूर्ण योगदान था। और ये शिल्पकार स्त्री पुरुष दोनों थे। और यहाँ पे कुटीर उद्योग का भी काफ़ी चलन था, और यहाँ पे अमूमन हर एक व्यक्ति कोई ना कोई गुण हुनर जानता था और वो उस पर पारंगत भी था, क्योंकि यहाँ पे हमें जो चीज़ प्राप्त हुई हैं उनमें इतनी अच्छी नक्काशियाँ हुई हैं, उनमें इतनी अच्छी एक्यूरेसी दिखती है कि इससे मालूम चलता है कि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा स्पेशलिस्ट थे अपने कामों में। यहाँ के लोग लंबी लंबी यात्राएं करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और अपनी यहाँ की वो उपयोगी वस्तु वहाँ बेचते थे। काफ़ी सुदूर देश के किस्से कहानियों में भी यहाँ की सभ्यता का उल्लेख मिलता है। जैसे पश्चिम की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा नाम से जानती है, और कई सारी पश्चिमी की सभ्यता की जो मोहरें हैं वो हमें यहाँ प्राप्त हुई, और हड़प्पा की जो सभ्यता की जो मोहरें हैं वो हमें मेसोपोटामिया या सुमेरिया की सभ्यता में मिली हैं। ये देखिए, ये जो चित्र है ये एक मोहर है। इस मोहर में एक सींग वाला ये जानवर है, इसे यूनिकॉर्न कहा गया है। ऐसा जानवर, हम इसे एक सींगा गेंडा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये एक सींग वाला जानवर है जिसे यूनिकॉर्न कहा गया इंग्लिश में। और ये काल्पनिक जानवर था, और ये जानवर हड़प्पा लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पूजनीय था, इसलिए कई मोहरों में हमें इस जानवर अंकित दिखता है, और इसके ऊपर ये लिपि लिखी हुई है। स्क्रिप्ट है, हड़प्पा स्क्रिप्ट, जो कि हम अभी तक पढ़ नहीं सके। पिक्टोग्राफिक है, यहाँ चित्र बने हुए हैं, हर एक चित्र का कोई मतलब है, लेकिन फिलहाल हम उसको पढ़ नहीं पाए, डिसाइफर नहीं कर पाए। और ये जो है ये आपको अलग अलग यहाँ पे खिलौने दिख रहे हैं।
तो ये सब चीज़ें हमने प्राप्त की जब इनकी हमने खुदाई की है। ये तस्वीर में आप देखिए पत्थर के बाट है जिसका उपयोग वो व्यापार करने में, सामान को खरीदने बेचने में, तौलने में करते थे। और ये जो बाट हैं ये चर्ट पत्थर से बने थे और इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर या धातुओं को तौलने के रूप में उपयोग किया जाता था। यहाँ के जो हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्हें यहाँ पे कई सारे पत्थर मिले हैं, जैसे तांबा, कांसा यानी कॉपर, ब्रॉन्ज, सोना, चांदी जैसे पत्थर मिले और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारे आभूषण भी मिले हैं। तांबे और कांसे से औजार का बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे और सोने चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ पे सबसे आकर्षक चीज़ जो मिली है वो है मनके, बाट और फलक। ये जो मनके हैं ये एक तरह से इन्हें बीड्स कहते हैं और काफ़ी ये बहुमूल्य पत्थरों के होते थे और जो अमीर घर के पुरुष और महिला थे वो इसको पहनते थे। और ये जो बीड्स हैं ये पश्चिमी के देशों से आयात होते थे। ये एक जो मूर्ति मिली है दाढ़ी वाले बाबा की, ये मोहनजोदड़ो में मिली है और आप इसमें देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे एक्यूरेसी है, कितना बढ़िया शार्पनेस है कि इन्होंने कितना बढ़िया इस पत्थर पे एक आदमी को उकेरा है। और ये जो इसने कपड़ा पहना हुआ है, ये इसमें कढ़ाई देखिए, इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो टेक्सटाइल था, यहाँ का जो कुटीर उद्योग था, कपड़ा उद्योग था, वहाँ भी कितने कुशल कारीगर थे। और ये जो व्यक्ति है इसके पहनावे को और इसको देख के लगता है ये कोई पुरोहित वर्ग या शासक वर्ग का व्यक्ति था। यहाँ पे हमें बहुत सारे बर्तन मिले हैं जो कि मिट्टी के हैं, उनके ऊपर लाल और काले पेंट से पोर्ट्रेट की गई है। तो बहुत सारी चीज़ हमें यहाँ से मिली है और ये सारी चीज़ दर्शाती है कि आज से लगभग 2500 से 3000 साल पहले कितनी बड़ी और विशाल और भव्य सभ्यता हमारे देश में थी और इतनी बेहतरीन थी कि वो नगरी सभ्यता थी। मतलब वो आज के हमारे कई बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर के बराबर सुविधाएं थी उनके पास और उनका व्यापार बहुत दूर तक था। वो बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे और उनकी भव्यता, उनकी विलासता, उनका रहन सहन हमें उनके आभूषणों, उनके मकानों और उनके साजो सामान से मिलता है। अब बात करते हैं फ्रेयॉन्स की। तो फ्रेयॉन्स पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेयॉन्स एक कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। और ये जो फ्रेयॉन्स है इसकी हमें कई सारे यहाँ पे मूर्तियाँ मिली हैं। ये बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण से को गोंद में मिलाकर बनाया जाता था और ये काफ़ी महंगा और बहुमूल्य आभूषण माना जाता था और ये बड़े बड़े शासक वर्गों के घर में हमें ये मिला है। तो फ्रेयॉन्स से मन की चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे और किसी भी व्यक्ति के यहाँ फ्रेयॉन्स का होना उस सभ्यता में काफ़ी गौरव की बात थी और काफ़ी सम्मान की बात थी। बहुत सी चीज़ें इनको नहीं मिलती थी, इनके पास नहीं थे, तो ये उसका आयात करते थे, जैसे और ख़ासकर कच्चे माल का, क्योंकि ये किसी चीज़ को बनाने में तो विशेषता थी इनके पास, इनको बस रॉ मटेरियल चाहिए था, कच्चा माल चाहिए था। तो कच्चे माल के लिए इन्होंने अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ मंगाई। जैसे हम बात करें कि तांबे का आयात ये राजस्थान से करते थे और यहाँ तक कि ओमान नाम का देश है जिसकी राजधानी मस्कट है और ओमान जो है वो अरेबियन पेनिनसुला का देश है। तो अरब ओमान से भी ये तांबा आयात करते थे और तांबे में टिन को मिलाकर ये बनाते थे ब्रॉन्ज यानी कांसा बनाते थे और टिन के लिए ये ईरान और अफगानिस्तान से उसका आयात करते थे। और ये दोनों चीज़ जब उनके पास में होती थी तब ये इन दोनों का मिश्रण करके एक नई धातु बनाते थे जिसका नाम था कांसा यानी ब्रॉन्ज। सोने के लिए कर्नाटक और की खदानों से सोना मंगाते थे और बहुमूल्य पत्थरों का आयात ये गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। मतलब ये बात बताती कि इनका ट्रेड जो था वो काफ़ी बढ़िया था। ये बहुत सी चीज़ आयात करते थे, बहुत सी चीज़ निर्यात करते थे। ये एक जो तस्वीर है एक खिलौना गाड़ी है, लेकिन ये एक तरह की बैलगाड़ी का ही खिलौना है। ये सब बताता है कि इनके पास क्या क्या तरीके के साधन थे उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन करने के। ये एक मोहर है और इस मोहर में ये एक चित्र बना हुआ है और इस चित्र में हमें एक नाव का चित्र समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हम अंदाज लगा सकते हैं कि उनका व्यापार कैसा था और वो किस किस चीज़ का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता वाले। हड़प्पा के लोगों की बात करें तो गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिलहन और सरसों उगाते थे और यहाँ पे हर तरह के लोग मिलते थे। किसान था, चरवाहा था, शासक था, लेखक था, दस्तकार था, शिल्पकार था, व्यापारी था,
हर तरह के काम करने वाले लोग यहाँ पे थे। यहाँ पे ज़मीन की जुताई के लिए इन्होंने हल का प्रयोग किया। और इसके पहले हमने देखा था जो आदि मानव था वो पत्थरों से ज़मीन की खुदाई करता था, इन्होंने हल का प्रयोग किया। और उस टाइम लोहे की तो खोज हुई नहीं थी, तो इनका जो हल था वो लकड़ी का होता था। इसलिए हल के आकार के खिलौने तो मिले हैं, लेकिन पूरा हल हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि वो लकड़ी है वो ख़त्म हो गई इतने हज़ार सालों में। और इन्होंने इनके क्षेत्र में बारिश भी कम होती थी, तो इन्होंने जो नदी थी, क्योंकि नदी के किनारे नदी घाटी सभ्यता ही यही है, नदियों के किनारे ही बसी है, नदियों से पानी ये अपने खेतों तक लाते थे सिंचाई के लिए। हड़प्पा के लोग गाय भैंस भेड़ बकरियों को पालते थे और बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, जिससे उनको पानी खाने की व्यवस्था जानवरों की हो जाए। लेकिन जब सूखे महीने आते थे तो ये अपने मवेशी को लेकर दूर दूर घास और पानी की तलाश में निकल जाते थे। ये बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। मतलब एक ही सभ्यता में हम हर तरह के लोगों को से मुलाकात कर रहे हैं। हड़प्पाकालीन नगर सभ्यता में हमें बहुत सारे शहर मिले हैं। एक शहर की हम बात कर रहे हैं जो कि गुजरात में है वर्तमान में, वो है धौलावीरा। जो धौलावीरा जो नगर है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था। जैसा कि हमने देखा कि अमूमन 2 हिस्सों में सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर है वो बटे हुए, लेकिन ये 3 हिस्सों में था। और हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें थीं और अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। और इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। और यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है, और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। तो ऐसा ही कुछ काम मौर्य साम्राज्य के महान शासक अशोक ने किया, लेकिन उनके जो अभिलेख थे उन्होंने शिलाओं में लिखवाए, जिससे वो आज तक हमारे पास सुरक्षित है। इन्होंने भी धौलावीरा में कुछ हमें शिलालेख मतलब अभिलेख मिले हैं, लेकिन उन्होंने उसको गुदवाया है लकड़ियों में, तो वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं है अभी। लेकिन ये बड़ी बात है कि अगर सवाल आता है कि निम्न में से कौन सा शहर है हड़प्पाकालीन सभ्यता का जिसमें अभिलेख लिखवाए गए थे लकड़ियों पर, तो उसमें आपका जवाब धौलावीरा नगर रहेगा। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की उपनदी किनारे बसा जो हमारा अगला शहर है वो है लोथल। और ये एक पोर्ट सिटी है, मतलब यहाँ पे लोथल में आपको बहुत बड़ा बंदरगाह मिला है, और यहाँ से जो बड़े बड़े जहाज़ थे वो आते और जाते थे। यहाँ पे कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल में एक भंडारगृह भी मिला था, और भंडारगृह में कई मोहरें, मुद्रांकन और मोहरबंदी जो कि गीली मिट्टी के दबाव से बनी हुई छाप थी वो मिले हैं। तो ये बहुत बड़ा एक पोर्ट की तस्वीर है। ये अब तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन उस टाइम ये इतना यहाँ पे पानी था और इतना गहरा था कि बड़े बड़े जो इनके जहाज़ थे वो यहाँ तक आते थे। इसीलिए हम लोथल को एक बंदरगाह वाला शहर कह रहे हैं। लोथल में एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। जैसा मैंने बताया, मन का मतलब बीट्स काफ़ी कीमती और बहुमूल्य पत्थर था जिसको लोग आभूषणों के रूप में प्रयोग करते थे। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने के उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ है जो मुद्रांकन या मोहरबंदी के बारे में बता रहा है कि मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। मतलब एक तरह से अगर आपने हमसे कुछ सामान मंगाया तो हम उस सामान पर सील लगा देंगे, और वो सील अगर बिना टूटी हुई सील सामान के साथ आपके पास पहुंचती है, इसका मतलब उस सामान को बीच में किसी ने खोला नहीं, छेड़ा नहीं, किया नहीं, तो वो सामान की डिलीवरी सही मानी जाती थी। और अगर बीच में जो छाप लगाएगी, सील लगाएगी, वो त्रुटि पाई जाती थी, तो ये साबित होता था कि सामान के साथ बीच में कहीं छेड़छाड़ हुई है। अब इस सभ्यता के अंत के बारे में बात करें तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था हमारी धरती के टेम्परेचर में, और इसी कारण अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे और जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई, और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। तो इस सभ्यता के अंत के बारे में कुछ तय बात नहीं है कि कैसे ये सभ्यता खत्म हो गई, क्योंकि
हमें इस सभ्यता की जब हमने खोज की तो हमें कई सारे नर कंकाल नहीं मिले हैं। इसका मतलब यहाँ के लोगों ने पलायन कर दिया था यहाँ से। कुछ मिली हैं कब्रें, लेकिन इतनी ज़्यादा कब्रें नहीं मिली कि एक साथ यहाँ बहुत सारे लोग मर गए हों अचानक। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि ये बड़ी सभ्यता एक तरह से वीरान उजाड़ हो गई, और जो बड़े बड़े शहर अपनी शान शौकत के रूप में जाने जाते थे, वहाँ पे अव्यवस्था और कचरा और गंदगी का ढेर इकट्ठा होने लगा। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, पता नहीं। अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनका अलग अलग मत है। किसी का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था, इसलिए यहाँ पे लोगों की आबादी यहाँ से चली गई, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत सा ज़्यादा ईंटें पकाते थे और इससे ईंटें पकाने के लिए उन्होंने जंगलों को काट दिया, लकड़ियों का उपयोग बहुत किया। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ के लोगों ने अपने जानवरों को चराने के लिए जंगलों को सफाया कर दिया और बड़े बड़े चारागाह बना दिए, बड़े बड़े घास के मैदान बना दिए, जिससे नदी में बाढ़ आई और बाढ़ की वजह से पूरा जो इलाका है वो डूब गया। अभी एक हाल में फिल्म भी आई थी आशुतोष गोवरीकर की, मोहनजोदाड़ो। उसमें भी आखिरी में ही दिखाया गया कि बहुत बड़ी बाढ़ आती है और जो मोहनजोदाड़ो शहर है वो डूब जाता है। तो इस पर अलग अलग मत है, लेकिन अभी भी ये तय नहीं है कि ये ही एक मात्र कारण है जिसकी वजह से ये सभ्यता उजड़ गई, वीरान हो गई। अब यहाँ पे एक होमवर्क है आपके लिए कि अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो, इजिप्ट को ढूंढो, और नील नदी के आसपास के जो इलाके हैं, इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। तो पहले हम मिस्र की बात कर लें या इजिप्ट की बात कर लें, तो मिस्र जो है इसके साथ जो घाटी सभ्यता का व्यापार होता था, मिस्र की सभ्यता। और यहाँ पे आपको मिलेगा फिर पिरामिड, और ये पिरामिड जो है बहुत बड़ा, इस तरह यहाँ पे कई सारे कब्र है, और वहाँ पे जो इंसानों को दफनाया गया उनको ममीफाई कर दिया गया, मतलब उनके ऊपर एक लेप लगा के उनके ऊपर रैपिंग कर दी गई है। ये लोग मानते थे कि व्यक्ति दोबारा जन्म लेगा, और काफ़ी भव्यता से बड़े बड़े यहाँ पे एक तरह से हम कहें तो कब्रगाह बनाई गई। जो पूरा पिरामिड है यहाँ पे बहुत सारी ममीज़ दफन है, और ये दुनिया के 7 अजूबों में एक है। तो जो मिस्र देश है उसकी राजधानी काहिरा है, और वहाँ पे आपको नील नदी मिलेगी। नील नदी के बारे में मेरा आपसे सवाल है कि आप इसको देखिए। पहला सवाल ये है कि नील नदी 2 नदियों से मिल के बनती हैं, तो उनका नाम क्या है। दूसरा है कि नील नदी की जो दोनों नदियाँ हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, इनका उद्गम कहाँ से है। एक का जवाब मैं दे देता हूँ कि ये जो नदी हैं वो ब्लू मतलब नील नदी और सफ़ेद नील नदी जो सूडान देश है उसकी राजधानी खार्तूम में जाके मिलती है, और वहाँ से नील नदी कहलाती है। फिर ये इजिप्ट आती है और बाद में ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो आप देखिए कि ब्लू नाइल जो है नील उसका उद्गम स्थल कहाँ से है, जो वाइट नाइल है वो ऑरिजिनेट कहाँ से होती है, सब आप देखिए, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये जो पिरामिड है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दफनाया गया, खासकर जो शासक वर्ग के लोग थे उनको दफनाया गया, और उनके साथ खाने पीने की सामग्री, गहने, वस्त्र, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर सब को दफनाया गया कि ये सब लोग शव के साथ रहें, और जब शव दोबारा जन्म लेगा या शव दोबारा जब जिंदा होगा तो उसको कामकाज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई सारी कब्रों के साथ तो उनके जो सेवक सेविकाएं थे उनको भी मार के दफन कर दिया कि दूसरी दुनिया में तुम इनकी सेवा करना। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। इसको आप देखिए, पढ़िए। कुछ बातें इसमें हाईलाइट हैं, जैसे हड़प्पा वाले टिन का आयात कहाँ से करते थे, हड़प्पा वाले कॉपर का आयात की कहाँ से करते थे, बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है, बृहत स्नानागार, गुड ग्रेनरी कहाँ मिली हुई है, मन का क्या होता है, फ्रेयॉन्स क्या है, ये सब चीज़ें आप इनको देखिए, पढ़िए, क्योंकि यही कुछ हाईलाइट चीज़ें जो यहाँ से हमें उठानी है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, लोथल में क्या खास मिला है, कौन सा ऐसा नगर है जो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, यहाँ पे जो पश्चिमी हिस्सा होता है वो ऊंचा स्थल होता है कि नीचा स्थल होता है। ये सब मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, और यही सब चीज़ें आपको इस टॉपिक से उठानी है, इस चैप्टर से उठानी है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा, समझ में कुछ आया होगा। तो इसको पढ़िए, समझिए, देखते रहिए, और अगर
अच्छा लगे तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ अच्छी बुरी बातें समझ में आई हो तो कमेंट कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।